हेलो दोस्तों। हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो जैसे कि यूपीएल का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। क्वार्टर 4 के नतीजे उन्होंने शो किए हैं। डबल टू 617 करोड़। डबल डबल टू ट्रिपल। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा क्या चीज़ है। टोटल इनकम रोज टू 11,162 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर। 11,100 करोड़ से इनकी इनकम इंक्रीज हुई है। पहले थी 8573 करोड़ थी मार्च 2019 में। यानी कि 3500 करोड़ की सेल्स इंक्रीज हुई है। एग्रोकेमिकल फर्म यूपीएल फ्राइडे रिपोर्टेड ऑन टू फोल्ड जंप। न्यूज तो ऐसे बना देते हैं कि बस पूछो ही ना। 2 गुना प्रॉफिट, 3 गुना प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 617 करोड़। फ्राइडे इन्होंने वही बोला 617 करोड़ के। कंपनी नेट प्रॉफिट स्टूड 200-250 करोड़ के पास था पिछले क्वार्टर में। टोटल इनकम वही वही चीज बताइए। फॉर फिजिकल ईयर 2019 में कंपनी नेट प्रॉफिट इंक्रीज 1776 करोड़ था 2019-20 का। पहले 18-19 का था 1491 करोड़ था। ये भी 300-400 करोड़ से इंक्रीज हुआ पूरे साल में। अभी जो फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं उनमें 1776 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। पिछले साल 1491 करोड़ का प्रॉफिट था। ये चीज इन्होंने दिखाई है। एनुअली देखें तो एनुअली ग्रोथ है इसमें। 300 करोड़, पहले 1400-1500 करोड़ था, अभी 1700-1750 करोड़ हो गया। ठीक है, वो चीज़ तो है मानने वाली। टोटल इनकम जो है पूरे साल की 35,000 करोड़ की है। पिछले साल 22,000 करोड़ की थी। ठीक है जी। तो मेरे अभी रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। थोड़े से पहले ये देख लो कि इनकी थोड़ी एक न्यूज़ भी चल रही है। न्यूज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो। Fertilizer stocks under pressure on government draft order to ban select insecticides। भाई सरकार ने जो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, ये फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड जो यूज़ करते हैं अपने, जो खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं, खेती करते हैं, तो सरकार ने बैन लगाया हुआ कि बाहर से आप इम्पोर्ट मत करो। इफ द बैन कम्स इनटू इफेक्ट इट मे इफेक्ट कंपनीज यूपीएल और एलिस इंडिया। अगर ये बैन हो गया तो बोल रहे हैं कि ये इफेक्ट करेंगे रैलीस इंडिया, अतुल कोरोमंडल इंटरनेशनल। वो तो यही बोलता है कि जो इंडिया में बनती है खाद वगैरह उसको यूज़ करो। बट हमारे हमको पता ही है, बड़ी जो एमएनसी कंपनी होती है वो तो इम्पोर्ट करके फर्टिलाइजर करके तभी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाते हैं वो। कि 6% गिरा था उसके दिन की बात बता रहे हैं कि बैनिंग कर दिया हुआ इन्होंने बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं। ईपीएल शेयर हैज टैंक्ड 6%। मई 19 को ये था। सेंट्रल इशूड ए ड्राफ्ट ऑर्डर बैनिंग सेल, यूज एंड इम्पोर्ट ऑफ 27 insecticides. Insecticide have been listed for the potential ban, the Ministry of Agriculture Farmer Welfare said in the 14 मई को उन्होंने बोला था। नो पर्सन शेल इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट, यूज इंसेक्टिसाइड एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। जब भी ये पब्लिकेशन आ जाएगी तब ये जो बाहर से इंपोर्ट किए हुए इंसेक्टिसाइड यूज नहीं कर पाएंगे। ये जब भी ये बैन हो जाता है तब ये इन कंपनीज को इफेक्ट करेगी, यही उन्होंने बोला है। यूपीएस ऑलरेडी बीन डाउन ओवर 47%। एक साल में 47% तो गिर ही चुका है। 600-700 रुपये डबल था स्टॉक। तो अभी इसके रिजल्ट बाकी देखते हैं। ये तो मैंने न्यूज़ आपको दिखाने की दिखा दी। ये बोल रहे हैं कि डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो गया। वो कैसे हो गया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यूपीएल है 371 रुपये चल रहा है। हमने यूपीएल का ही निकाला हुआ है ये सारा। ये यूपीएल, ये 371 रुपये प्राइस है इसका। फाइनेंशियल ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं। ये देखो यहाँ पे
11 11 10 10 हजार, पहले करोड़ की 8 8 हजार करोड़ की सेल्स चल रही है जी। फिर उसके बाद ये कंजम्पशन चल रही है, ये जो परचेज वगैरह करते हैं, जितना यूज हुआ कंजम्पशन 5 6 हजार करोड़ के पास चल रही है कंजम्पशन। ये पिछले सारे क्वार्टर का मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, मार्च दिसंबर सितंबर, कहाँ कहाँ फर्क पड़ा वो हम देखते हैं। ये क्या है, अपना एम्प्लॉयज़ कोस्ट है 800 900 करोड़ के पास एम्प्लॉयज़ को, डेप्रिसिएशन भी 500 600 करोड़ के पास है लगभग, उतनी चल रही है। ये अदर एक्सपेंस चल रहे हैं, ये देखो अदर एक्सपेंस भी थोड़े ज़्यादा डाले हुए हैं इन्होंने, 2000 करोड़ 1600 इतने के आसपास चल ही रहे हैं, 15 1600 करोड़ के पास। बाकी जो प्रॉफिट बच गया है इनका सब निकाल के खर्चे, फिर अपना ये 800 900 करोड़ यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे इन्होंने बोला है। अभी प्रॉफिट जो बच गया है इनका, सेल्स तो यहाँ पे ज़्यादा हुई ही है इस क्वार्टर में, दिसंबर में ज़्यादा हुई है। तो दिसंबर में कितनी 9000 करोड़ हुई, सबसे ज़्यादा हुई। फिर ये अब 11000 करोड़ इन्होंने सेल्स दिखाई है, उसी वजह से थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है जी, ये मेरा हो गया, यहाँ तक हो गया कवर। फिर उसके बाद ये देखो, अदर इनकम भी कम ही है, 20 22, अदर इनकम थोड़ी कम हुई यहाँ पे, 21 22 के पास हुई है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेप्शनल आइटम डाल डूल के ये बच गया, इंटरेस्ट डाला इन्होंने। देखो इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी की इन्होंने, यहाँ देखो, मैं 400 करोड़ दे रहा हूँ, 400 करोड़ दे रहा हूँ, 400 करोड़ दे रहा हूँ, 500 करोड़ दे रहा हूँ। इस क्वार्टर में सिर्फ 187 करोड़ इन्होंने इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट कैसे इनका कम हो गया, या तो उन्होंने अपनी लोन रीपेमेंट कम की है, लोन वगैरह रीपे कर दिए इन्होंने सारे, जितने भी लोन थे प्रॉफिट में निकाल के सारा कर्जा कम कर दिया, उसकी वजह से इतना प्रॉफिट इन्होंने प्रॉफिट बचा लिया। 300 करोड़ के पास प्रॉफिट तो यही बच गया इनका, या मैं 500 करोड़ देता, 200 करोड़ दिया, 300 करोड़ तो यही मेरा बच गया। ठीक है जी, इंटरेस्ट में। और एक्सेप्शनल आइटम में इन्होंने गड़बड़ी की है, ये देखो एक्सेप्शनल आइटम है ये, पहले 300 करोड़ की एक्सेप्शनल आइटम थी, फिर 72 की रह गई, 300 करोड़ होगी, 300 करोड़ के बाद हमारा चल रही है। यहाँ पे सिर्फ 170 करोड़ इन्होंने इफेक्ट लिया है, यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉफिट बचा लिया। प्रॉफिट बढ़ने का रीजन बता रहा हूँ, एक तो इन्होंने इंटरेस्ट सेव किया है, इंटरेस्ट क्यों प्रॉफिट इस डबल ट्रिपल को बोल रहे हैं, तो इंटरेस्ट सेव किया, एक एक्सेप्शनल आइटम इन्होंने कम डाली है, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ पे अगर मैं ये 300 करोड़ का था, यानी 300 करोड़ अगर मैं दिखाता, 125 करोड़ का फायदा मेरे को यहीं से हो गया। ठीक है जी, 300 करोड़ का मेरे को फायदा यहीं पे हो गया इंटरेस्ट में, 300 प्लस 125, 425 करोड़ तो मेरा प्रॉफिट वैसे ही बढ़ गया, यही इन्होंने किया है। ये नेट प्रॉफिट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो यहाँ पे कर दी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी में, इस कंपनी में इनकी जो सब्सिडरी कंपनीज है, उसने यूपीएल के अगर शेयर बाय किए होंगे तो उनके लिए प्रॉफिट ये एक्स्ट्रा अलग रख देते हैं। वो 700 करोड़ 761 करोड़ से निकाल के 167 करोड़ उन्होंने उसके लिए रख दिया कि उनको भी ये प्रॉफिट कैसा जाएगा। तो बाकी जो बचा खुचा है वो 600 करोड़ बच गया है इस क्वार्टर में। ये डबल ट्रिपल इस तरह से बोल रहे हैं कि देखो, 2000 मार्च 2019 में 200 करोड़ था, अभी ये प्रॉफिट हो गया 600 करोड़, है 3 गुना प्रॉफिट बढ़ गया। ये 3 गुना प्रॉफिट बढ़ गया, मैंने आपको बताया ही, 400 करोड़ का सीधा सीधा फैक्ट मैंने आपको कैलकुलेट करवा लिया कहाँ कहाँ पे फैक्ट पड़ा है। एक तो एक्सेप्शनल आइटम में इन्होंने 125 करोड़ बचाया, एक 300 करोड़ इंटरेस्ट में बचा लिया इन्होंने, वही इनका प्रॉफिट बढ़ गया, वरना कोई रीजन नहीं था इनका प्रॉफिट बढ़ने का, वरना यही नतीजे 200 करोड़ के पास आने ही आने थे। ठीक है जी, तब भी चलो, जो भी जैसे भी इंटरेस्ट है, ये तो मैंने अब ईपीएस देख लो आप, ईपीएस में बड़ी हैरानी वाली, ईपीएस तो आपको पता ही है, अगर इस क्वार्टर का प्रॉफिट बढ़ गया तो ईपीएस भी बढ़ेगी। ये पहले देखो 2 रुपए की ईपीएस थी, 1 रुपए की ईपीएस थी, पहले क्वार्टर में 2 थी, दूसरे में, अब सीधा तीसरे क्वार्टर में 9 रुपए की ईपीएस कर दी। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। फिर 8 रुपए की ईपीएस आ गई इनकी, कितना टोटल ईपीएस हो गया मेरा, 3 3 और 9 12, 12 और 8 है, 20 रुपए टोटल ईपीएस मैंने इस साल अर्न की है, 20 रुपीज़। ठीक है जी,
ये आप याद रख लेना, आपको आगे डिस्कस। एनुअली रिजल्ट देख लो, अगर एनुअली देखना तो ये है एनुअली। ये मार्च 2019, मार्च 2020। ये देखो सेल्स तो इनकी बढ़ी है, नो डाउट 2020 में इनकी सेल्स बढ़ी है। 35,000 करोड़, 21,000 करोड़ से 35,000 करोड़, सीधे ही मतलब 50% से ज़्यादा जंप आ गया। ठीक है जी। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल भी बढ़े हैं, उतना ही बढ़े हैं, जब 10,000 करोड़ थे 50% ज़्यादा रॉ मटेरियल भी बढ़ा है। एम्प्लॉइज कॉस्ट भी बढ़ी है, डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है। मतलब सारा कर करा के नेट में मैं देखता हूँ मेरे को क्या बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखो नेट प्रॉफिट जो बचा है 1447 करोड़, तो मैंने आपको वहाँ मनी कंट्रोल पे दिखाया था कि जो अभी 1776, 300-400 करोड़ एनुअली प्रॉफिट बढ़ा। अगर मेरी, मैं यहीं पे थोड़ा सा डाउट बोलूँ, अगर मेरी सेल्स 50% से ज़्यादा बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट भी तो 1,400 करोड़ के अकॉर्डिंग, अगर मैं 50% जोड़ूँ 700 करोड़ से बढ़ना चाहिए था। यहाँ तो मेरा 2,000 करोड़ से ज़्यादा जाना चाहिए था, ये मेरा 2,000 करोड़ से, पर इन्होंने दिखाया 1,776 करोड़ प्रॉफिट। ठीक है जी। इन्होंने ये बोल तो दिया कि हाँ जी रिजल्ट डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, तो यहाँ पे भी इफेक्ट, एनुअली भी इफेक्ट होना चाहिए था ना। क्वार्टरली इन्होंने दिखा दिया जो तो था। बाकी और फंडामेंटल देख लो, एक तो इनकी न्यूज़ चल रही है वो मैंने दिखाई दी है। 51% बाय, स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहे हैं, 35% बाय बोल रहे हैं जी। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, ये कम, यहाँ तक तो ठीक थी, 2018 तक तो ठीक थी, 2019 में इन्होंने एकदम गिरा दी, 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी दी है। उस हिसाब से भी ज़्यादा ही है, 11-12% बहुत ज़्यादा ही है। रिटर्न ऑन एसेट देख लो, एसेट्स के ऊपर भी रिजल्ट दे रहा है ज़्यादा, ये 2019 में बहुत ज़्यादा कम कर दी इन्होंने, 3% के पास। पहले ये 9% थी, 24 आस पास थी। ईपीएस देख लो, वही 2019 में मैंने आपको दिखाया ही था, ये अपना 2015 में 17 रुपये की ईपीएस थी, फिर 12 थी, 22 थी, ये ईपीएस भी कम होता जा रहा है, 19 रुपये की ईपीएस आई थी 2019 में। अभी ईपीएस कितनी आई है, 20 रुपये के आसपास टोटल मिलाऊंगा मैं, तो लगभग उतनी जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग तो नहीं आई है, बट फिर भी ये इन्होंने मेरे, मैं यही मेरे को लग रहा है कि ये इन्होंने सिर्फ मजबूरी में इन्होंने ये प्रॉफिट दिखाया है, वरना ये प्रॉफिट इतना दिखा नहीं सकते थे। ये जो उन्होंने, मैं आपको बताया, अगर मैं क्वार्टरली देखता हूँ, क्वार्टरली मैंने आपको दिखाया ही था ना। चलो बाद में डिस्कस करता हूँ इसको। तो डेट टू एसेट्स देख लो, 70 के पास आस पास ही है। ठीक है जी। बाकी ये देख लो, अर्निंग फोरकास्ट देख लो, 2016 में 30-32 के पास थी ईपीएस, 2017 में 23 के पास आस पास आई है। फिर इसके बाद 2018 में आप देख लो 27 के आसपास थी, 2019 में 24-25 के आसपास थी। अभी ईपीएस इनको 32 चाहिए, 32। आप सोच सकते हो, 32 रुपये ईपीएस चाहिए, तो ईपीएस ने टोटल अर्न कितना किया, 20 रुपये अर्न किया है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरे पहले क्वार्टर में ईपीएस था 1 रुपया, दूसरे क्वार्टर में 2 रुपया, तीसरे क्वार्टर में 9 रुपया था, तो टोटल ईपीएस कितना आ गया मेरा, 12 रुपये ईपीएस हो गया। इस क्वार्टर में अगर मैंने 8 रुपये ईपीएस अर्न किया तो कोई ज़्यादा ईपीएस है, बताओ मेरे को। मेरा ईपीएस तो कम से कम 20 रुपये के आसपास ईपीएस आना चाहिए, तब मैं 32 रुपये को पूरा करता। अगर मैं पूरा, ये इन्होंने सिर्फ, ये जो 9 रुपये ईपीएस इन्होंने पिछले क्वार्टर में दिखाया था दिसंबर 2019 में, उसी को सिर्फ रिट्रेस किया है, उसी को दिखाने के लिए कि हाँ हम इसके कंपैरिजन रिजल्ट अपना अच्छा दिखा रहे हैं। 8 रुपये के ईपीएस इन्होंने दिखाया है। अगर ये तीसरे क्वार्टर दिसंबर के बाद ही शेयर गिरा है ना, ये 600 के आसपास हुआ करता था। फिर अगर ईपीएस ने 9 रुपये ईपीएस अर्न किया है तो उसके अकॉर्डिंग
तो ये 1-2 रुपए के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट तो 600 के अकॉर्डिंग तो 700-800 पे ही शेयर जाना चाहिए था, पर वहां से शेयर क्यों गिरा ये? क्या रीजन है कि ईपीएस ये एस्टिमेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं? ये इन्होंने सिर्फ एक 9 रुपए की ईपीएस जो दिसंबर 2019 में था उसको कम्पीट करने के लिए ये 8 रुपए ईपीएस दिखाना इनकी मजबूरी थी। यही मैं तो ऐसे ही रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो 12 और 8 20, मेरे को चाहिए था 32 रुपए ईपीएस, तो सिर्फ इन्होंने 20 दिखाया ताकि अगर यहाँ पे अगर 2 3 4 पे दिखाते ईपीएस तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाया था, अगर 400 करोड़ बचा लेते तो 200 करोड़ प्रॉफिट आना था। 200 करोड़ के अकॉर्डिंग तो फिर मेरा ईपीएस ही आना था। अगर 3 से डिवाइड करता, 600 को 300 डिवाइड करता हूँ तो 8 को 3 से 2-3 दिन पे मेरा ईपीएस आना था ये था। तो वही 12 और 3 14 रुपए के ईपीएस आना, तो रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा पुअर आने थे। ये इन्होंने सिर्फ मजबूरी में दिखाया ताकि हम कुछ लेवल तक compete कर सके, इंटरेस्ट को कम दिखा के, और इनमें कोई दम नहीं है इसके नतीजों में। बाकी देख लो आप। वो तो हमको तो वैसे भी लेवल पे ट्रेड करना है, अगर वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या करना है। अगर ये शेयर आपको, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, अगर ये शेयर 375 से ऊपर गया तब आपने इसको बाय करना है। 375 से नीचे आपने बाय नहीं करना। ठीक है, 375 से ऊपर गया यही स्टॉप लॉस लगा के, तो मेरा पहला T1 होगा मेरा 400 रुपया होगा पोजिशनल, फिर मेरा T2 होगा 435 रुपये होगा, 435। ठीक है जी, मेरा टारगेट होगा 400 और 435 रुपये। अगर ये 375 से ऊपर ट्रेड करता है तब आपने बाय करना है। अगर ये शेयर आपको, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर ये 375 नहीं क्रॉस करता है, 375 नहीं क्रॉस करेगा तो ये शेयर गिरेगा, बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। ये मेरे को 315 के पास मिलेगा ये शेयर। ठीक है जी, 375 से नीचे आपने नहीं लेना है। लेना ही सिर्फ आपने, अगर ये क्रॉस कर गया फिर तो आपने लेना ही लेना है। ठीक है जी, अगर नहीं क्रॉस किया फिर ये गिरेगा, 315 तक आ जाएगा। बस यही मेरा सिंपल फंडा एनालिसिस है इसमें। और ऊपर ऊपर का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, 400 और 435 तक जाएगा। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के, बाकी बाल की बाद में देखेंगे। और फिर इसके बाद बाकी फंडामेंटल इनकम स्टेटमेंट देख लो आप। रेवेन्यू हर साल ग्रो करता ही जा रहा है, रेवेन्यू मतलब सेल्स होती है। इस साल भी मैंने आपको दिखाई दी थी, ये 21,000 करोड़ थी, मैंने आपको दिखा दी थी। इस साल भी 35,000 करोड़ आई थी मेरी, मैंने आपको दिखाया था बैलेंस शीट में। ठीक है जी। और बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट तो 2019 में तो इन्होंने एकदम ही ऊपर चढ़ा दी इन्होंने अपनी बैलेंस शीट। पहले ये लगभग बराबर चल रही थी 2018 तक, 630 करोड़ के पास। पर उतने इनके पास लाइबिलिटीज भी हैं, 400-450 करोड़ की, 45,000 करोड़ की बिलियन, मतलब ये 45,000 करोड़ से 63,000 करोड़ की। बाकी इसके जो फंडामेंटल है, मार्केट कैपिटल 28,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो 56 है। डिविडेंड ये 1 रुपये का दे रहा है अपने फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जितनी इसकी फेस वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम्स है। मतलब अभी जो प्राइस 300 चल रहा था, बुक वैल्यू इसकी कितनी होगी? सिर्फ 100 रुपये के आसपास होगी, 100 से नीचे ही होगी ये। ठीक है जी। ईपीएस देख लो, वही 6-7 रुपये हर क्वार्टर का इन्होंने ईपीएस दिखाया हुआ है, 6-7 रुपये ऑन एन एवरेज चल रहा है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। बाकी ये देखो, डेट डेट इक्विटी रेशियो देख लो आप। डेट इक्विटी रेशियो कम है, डेट इन लॉन्ग टर्म 0.07 के पास है, डेट तो बहुत ज़्यादा कम है इनका, कर्जा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, सारा का सारा माल ये फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर के पास ही पड़ा हुआ, 51%। ये सारी हिस्सेदारी 51% की उनके पास ही है। इंस्टीट्यूशन के पास 12% है, और प्रमोटर के पास
सिर्फ 27% है प्रमोटर के पास, बाकी पब्लिक के पास पड़ा हुआ 7% मार पड़ा हुआ है ये। बाकी ये समरी देख लो अपनी फेयर वैल्यू से 17-18% ये नीचे ट्रेड कर रहा है अभी, 17-18%। अर्निंग टू फोरकास्ट जो की जा रही है 25% हर साल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिविडेंड भी ये रिलायबल डिविडेंड 1.4% मैंने आपको दिखाई दिया है। 45% तक ये टूट चुका है ये शेयर, ये भी मैंने आपको दिखाई दिया। कहाँ 50% के आसपास डिस्काउंट हो चुका, पहले 600 पे था, अभी 300-350 के पास आ रहा। फेयर वैल्यू देख लो आपकी 456 की फेयर वैल्यू है, अभी ये 370 के पास ट्रेड कर रहा है ये। ठीक है जी, फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग भी थोड़ा डिस्काउंटेड ही है नीचे। पी रेशो देख लो, कंपनी की पी रेशो जो है 20 टाइम्स है इंडस्ट्री की, जबकि 9 टाइम्स है। पी रेशो बहुत ज़्यादा हाई है इसकी अकॉर्डिंग। एक्सपेक्टेड पी रेशो ग्रोथ 0.8 टाइम्स है इसकी। प्राइस टू बुक वैल्यू वही मैंने आपको दिखाई दिया कि 3 टाइम्स है। अर्निंग्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ यही मैंने को दिखा दिया कि 331 करोड़ के पास, 331 करोड़ के पास इसकी रेवेन्यू, और अर्निंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 550। कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आने वाले दो, अगर लॉन्ग टर्म किसी ने रखना हो 21, 22, 23, 24 तक, तब ये ऊपर 550 बिलियन तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तो 330 बिलियन में ही चल रहा है रेवेन्यू इनका। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर सेल्स का डाटा मीट होता है तभी ये शेयर का रेट ऊपर जाता है, बाकी तो सारे इसमें ट्रेडिंग होती रहती है। अगर रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग आते हैं, ईपीएस देख लो मैंने आपको दिखाई दिया 17-18 के पास अभी तक ये अर्न कर चुका है। बाकी देख लो इसकी जो हिस्सेदारी है मेन, ड्यू मैट्रिक होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 25% की है। लाइफ इंश्योरेंस के पास 6% स्टॉक पड़ा हुआ है। कैपिटल रिसर्च एंड मैनेजमेंट के पास 3% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है। ब्लॉक रॉक के पास 2% है। नॉर्गस, सब ये फॉरेन इन्वेस्टर ही हैं। नॉर्गस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट 2.37 है। कॉन्टिकी कैपिटल के पास 2.4 है। तब वैनगार्ड के पास 2.27 है। बस मेरे कहने का मतलब मैंने आपको लेवल बता दिया और लेवल पे ट्रेड करना है। रिजल्ट तो कुल मिला के ये इन्होंने सिर्फ दिखाया गया, एक दिखावा किया कि हाँ जी 3 गुना प्रॉफिट हो गया, जबकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 32 के पास, 32 ना कम से कम 25 के पास तो ईपीएस आनी चाहिए थे ना इनके। अब तो ईपीएस इन्होंने सिर्फ 20 रुपए की ईपीएस दिखाई है। बाकी अगर वीडियो आपको रिजल्ट एनालिसिस मेरा अच्छा लगा तो इसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर चैनल।